अगर इधर नहीं जा रहे और इधर भी नहीं जा रहे, चलो यार सीधे ही चलते हैं। तो वो जिंदगी का फलसफा नहीं होता। कैरियर बहुत छोटी चीज है और जिंदगी बहुत बड़ी है। तो आपको अपना रास्ता तो चुनना ही है, अपनी मंजिल तय करनी है कि मुझे वहाँ उस छोर पे जाना है और उस पर जाना ही है। तो आपके इरादे बहुत नेक हैं, आपका दृढ़ निश्चय है और आपके भीतर स्वाभिमान बरकरार है, तो आप चले जाएंगे। अगर ये समझते हैं कि इस सेक्टर में जाकर के बहुत ही कंफर्ट है, हम कंफर्ट हो गए हैं, यहाँ कुछ नहीं होना है, तो कंफर्ट जोन कहीं नहीं। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं अजीत सिंह राठी जी से, जो एक वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। अजीत सिंह राठी जी के पास लगभग 25 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है। अजीत सिंह राठी जी ने देश के अलग अलग कोनों में जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर चुनावी रैलियों को कवर किया है। अजीत सिंह राठी जी ने कई बड़े जमीनी घोटालों का भी खुलासा किया है। अपनी साफ और अलग पहचान बनाने वाले अजीत सिंह राठी जी वर्तमान में न्यूज नेशन चैनल के सीनियर एडिटर के तौर में देहरादून में कार्यरत हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अजीत सिंह राठी जी से और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद है, आपने अपना कीमती समय दिया। पहला सवाल सर छात्रों से, विद्यार्थियों से जुड़ा रहेगा। अगर कोई बच्चा पत्रकार बनना चाहता है, स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करना होगा, किस तरीके से एक अच्छा पत्रकार बन सकता है? देखिए, अब टाइम बहुत बदल गया है। एक समय था कि एमए मास कॉम, एमए जर्नलिज्म कोई चीज़ नहीं होती थी। तो अब तो सबसे पहले तो पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि जब भी आप कहीं पत्रकार बनने किसी मीडिया हाउस में जाते हैं तो आपको बताना होता है कि हमने ये डिग्री पास कर ली है। जिस समय मैंने पत्रकारिता शुरू की 25 साल पहले, उस समय इन डिग्रियों के कोई मायने नहीं थे। अच्छा। उस समय केवल काम था और उस समय ये बहुत प्रचलन में भी नहीं थी, इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी नहीं थे कि आपको एमए जर्नलिज्म की या बीए जर्नलिज्म की कोई एक डिग्री मिले। उस समय 25-26 साल पहले मैंने लॉ करने के साथ साथ जब ये काम शुरू किया, तो उस समय की बात तो यही है कि काम को सलाम था और यही बात अभी भी है, काम ही को सलाम है। अच्छा। जो पत्रकारिता करने जा रहे हैं अब तो मैंडेटरी है, समझो कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको एक डिग्री दिखानी पड़ेगी। अच्छी बात है, एक शैक्षिक प्रमाण पत्र अपने हाथ में होता है, लेकिन कोई भी डिग्री, किसी भी तरह की डिग्री किसी भी व्यक्ति के जीवन में वन टाइम काम आती है। आप बस एक ही बार अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों का उपयोग करते हैं दिखाने के लिए, उसके बाद आपका हुनर काम आता है। जी। तो बहुत अच्छी बात है पढ़ना, शैक्षिक योग्यता प्राप्त करना, प्रमाण पत्र लेना, लेकिन उससे भी बेहतर बात यह है कि आप हुनरमंद हैं कि नहीं। अच्छा। आपका हुनर अच्छा है कि नहीं, फिर आपकी दिलचस्पी उस पेशे में है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि जो नई पीढ़ी आ रही है वो हम लोगों को देख करके कि अरे साहब ये तो मंत्री जी से भी डायरेक्ट मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, एसएसपी और डीएम, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, मुख्य सचिव, तो उनको लगता है यार ये बड़ा एकदम यहाँ तो बहुत ग्लैमर है। ग्लैमर है, लेकिन ग्लैमर से पहले बहुत सारा संघर्ष है। पहली बात होती है कि केवल किसी को देखने भर से आप किसी को देख के ही किसी प्रोफेशन में एंट्री नहीं कर सकते। आपको अपनी दिलचस्पी जगानी होगी। आपके भीतर अगर वो दिलचस्पी जग रही है कि आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो ही आपको तय करना होगा। यानी किसी को बहुत ज़्यादा सलाम हो रही है, उसको देख करके आप अपना रुआब बनाने के लिए सब करना चाहते हैं, तो बेकार है। तो आपका पहले इंटरेस्ट क्या है और आपका मोटिव क्या है कहीं जाने का, ये सारी चीज़ें तय करती हैं। क्योंकि प्रोफेशन कोई भी हो, शुरुआती दौर में संघर्ष के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे आपने कहा कि डिग्री जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। चलिए, डिग्री तो बहुत से लोग ले लेते हैं, बच्चे ले लेते हैं, लेकिन फिर बात आती है रोजगार की। क्या इस मीडिया सेक्टर में एक रोजगार बच्चे को मिल सकता है? उसकी संभावनाएं कितनी % होती हैं और किस तरीके से मिलता है? तकरीबन 3 दशक पहले ये प्रोफेशन जो था एक पैशन के तौर पे होता था। लोग, आपने पुराने ज़माने के पत्रकार देखे होंगे, किसी के कंधे पर थैला है, कोई साइकिल से चल रहा है, कोई किसी तरह से चल रहा है। कम पैसों में काम करना था, आइडेंटिटी बहुत थी, लोग रेस्पेक्ट भी बहुत करते थे, और मीडिया हाउस के तौर पे मार्केट में प्लेयर भी बहुत कम थे। तो मैं अपने दौर की, शुरुआती दौर की बात करता हूँ, जब मैं लॉ के साथ ये सब कर रहा था, तो चंडीगढ़ में अमर उजाला की यूनिट शुरू हो रही थी। अच्छा। तो मुझे लग रहा था कि भाई मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो यूनिट खुलती थी, एक्सटेंशन होते थे,
एक्सटेंशन होने के साथ साथ लगता था कि नई यूनिट खुल रही है, वहाँ जाया जा सकता है। तो वो एक्सटेंशन तकरीबन एट पार हो गए हैं सबके, हिंदी प्रिंट मीडिया और इंग्लिश प्रिंट मीडिया हो। फिर दूसरा क्या है कि एक यात्रा बहुत लंबी हो गई है पिछले 2.5 दशक में। 2000 से थोड़ा थोड़ा एक सोशल मीडिया आना शुरू हुआ। उसके बाद उस समय प्लेयर कम थे, अब प्लेयर बहुत आ गए हैं, लेकिन मापदंडों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। पहले सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था, प्रिंट मीडिया था, उसके बाद चैनल आया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया ने पूरे की पूरी तरीके से पूरे सेक्टर को ऑक्यूपाई कर लिया है। लेकिन कुल मिला के क्या होता है कि जब रोज़गार की हम बात करते हैं तो रोज़गार के लिए अब मैंने जैसा अभी बताया कि पहले इसको हम एक पैशन के तौर पर देखते थे, प्रोफेशन के तौर पर, लेकिन अब पत्रकारिता बहुत पत्रकारिता के केंद्र बिंदु में एम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब अगर आप किसी से कहोगे कि आप 10,000 रुपये में हमारा रिपोर्टर बन जाओ तो शायद ना बनेगा, क्योंकि चीज़ें इतनी आगे बढ़ गई हैं, इतने संसाधन और इतने रास्ते खुल गए हैं कि 10-20 हज़ार रुपये तो कोई भी यूथ कहीं भी किसी भी मामले में कोई भी करके कमा सकता है। लेकिन अब अगर आप तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक बहुत बड़ा आधार बन गया है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट ही आप इसको मान के चलिए। और समय समय पे चीज़ें बदलती हैं, समीकरण उलट पुलट होते हैं, सरकारें आती जाती हैं, कुप्रभाव पड़ते हैं, तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें भी झेलनी पड़ती हैं, जिसके लिए लोग हमें बाहर से ताने भी देते हैं और बधाई भी। अच्छा, सरकार का भी कोई फ़र्क पड़ता है मीडिया के ऊपर? एक सवाल लोगों के मन में भी रहता है इस चीज़ को लेकर। आप 2.5 दशक पहले तो ऐसा नहीं होता था। अच्छा। लेकिन पिछले 1 दशक से लगातार ये प्रभाव देखने को मिल रहा है और प्रभाव पड़ते हैं। और कोई या इस बात को कहे या ना कहे, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि सरकारों के आने जाने का फ़र्क अब मीडिया हाउस पे पड़ता है। आपका बायोटेक पढ़ रहा था मैं, तो आपने प्रिंट में भी कार्य किया है और इलेक्ट्रॉनिक में भी आप हैं। एक बच्चे को अगर चुनना चाहिए तो प्रिंट ज़्यादा बेहतर रहता है या इलेक्ट्रॉनिक? नहीं, उसको किसी तरह की एडवाइस किसी को नहीं दी जा सकती। दिलचस्पी, अच्छा। मैंने जैसे बताया आपका इंटरेस्ट क्या है, आप लिखने के शौकीन हैं या आप कैमरा फ्रेंडली होने के शौकीन हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप किसी को राय नहीं दे सकते कि जो नई जनरेशन आ रही है उनको अखबार में ही जाना चाहिए या उनको चैनल में ही जाना चाहिए या उनको अपना सोशल मीडिया चलाना चाहिए। वो केवल और केवल दिलचस्पी पर निर्भर करता है, और दिलचस्पी के साथ साथ आप में एक संयम होना चाहिए, क्योंकि बीच में सर्कमटेंसेस आपके उलट भी होंगी। तो आप संयम रखिए, धैर्य रखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, मंजिल आसान हो जाती है, संघर्ष करने पड़ता है और सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं। सर, होता कि डिग्री तो ले लेते हैं बच्चे, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम स्किल्स की बात करें और ख़ास तौर पर मीडिया फील्ड में, तो एक स्किल्स कौन सी होनी चाहिए एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए? क्रेडिबिलिटी। आप कुछ भी करें तो बहुत नाप तोल के करें। आप टीवी पे कुछ, या टीवी में हैं या सोशल मीडिया में हैं या अखबार में हैं, आपका बाज़ार में जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी क्रेडिबिलिटी की है। मतलब आप कितनी सही चीज़ें लोगों को देते हैं। पत्रकार का जो काम होता है वो होता है कि सोसाइटी को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो अगर आप सोसाइटी में वो योगदान नहीं कर रहे हैं तो फिर मतलब अगर बहुत आपका काम आधा अधूरे जैसा है। एक समय होता था कि आपके ऊपर ये प्रेशर होता था कि आप ऐसी स्टोरीज कीजिए कि लोग पागल हो जाएं। तो वो दौर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपको उसी मॉडल पे जर्नलिज्म करना है जिस मॉडल पे आपका मीडिया हाउस खड़ा हुआ है जी। अगर उसका मॉडल रेवेन्यू मॉडल है तो आपको उसमें सहयोग देना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। और अगर आपके मीडिया हाउस की सोच पूरी तरह से जर्नलिस्टिक है, अच्छा, तो आप उस पर काम करेंगे। फिर वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है आप कौन से मॉडल में काम करना चाहते हैं जी। लेकिन मॉडल कोई सा भी हो, क्रेडिबिलिटी सर्वोच्च होती है। अगर आपकी बाजार में एक बार ये धारणा आपके बारे में बन गई कि ये अमुक पत्रकार है तो इसकी खबरें यार अच्छी होती हैं, तो वही सबसे बड़ी कमाई होती है एक पत्रकार की, कि जिसके ऊपर 10 आदमी ये खड़े हुए कहते हैं कि नहीं यार, अगर उसने ये खबर दी है तो ये ठीक हो जी। बायोट्रैक जब मैं पढ़ा तो एक चीज़ और उसमें निकल कर आई, और मैंने इंट्रो में भी ये चीज़ बोली कि कई जो ज़मीन के बड़े घोटाले जिसमें रहे हैं उसका खुलासा आपने किया है। और अगर कोई ज़मीन घोटाला होता है तो छोटे स्तर पर वो नहीं होगा, वो हमेशा बड़े स्तर पर होगा। ऐसे में एक डर, अगर आप कोई खबर छापते हैं तो उस डर को किस तरीके से कोई निकल सकता है, किस तरीके से आप अगर कुछ बताना चाहें तो? देखिए, आपकी चीज़ें अगर बिल्कुल ठीक हैं और आप बहुत ही साफ मन से और साफ इरादों से काम कर रहे हैं तो आपका काम बिल्कुल ठीक होगा। और अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है,
आप साफ सुथरा काम कर रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा स्कैम हो, तो आधा डर तो पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने काम ठीक किया है। तो आपको कॉर्नर करने वाले लोग, आप पे अटैक करने वाले लोग इस चीज़ को लेकर डरेंगे कि पहले वो देख लेंगे कि हाँ भाई ये जो काम हुआ है ये बिल्कुल ठीक है जी। और टेक्निकली अगर आप बहुत साउंड हैं, आपके पास पूरे फैक्ट्स हैं, पूरे एविडेंस हैं, तो आपका डर आधे से ज़्यादा खत्म हो जाता है। फिर बात आती है कि आप पे दबाव पड़ना है, तो दबाव तो चूंकि पड़ेगा ही। जब आप आगे बढ़ते हैं तो 10 लोग आपको रोकने वाले भी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे, एक ही जगह खड़े रहेंगे तो कोई रोकने भी नहीं आएगा। तो आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें होनी होती हैं और आपको चीज़ें वो करनी होती हैं जिसमें समाज में कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर ज़मीन घोटाले आप खोल रहे हैं तो ज़मीन घोटालों के खोलने का मतलब मोटिव क्या है? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर के चीज़ें हो रही हैं जी। या गवर्नमेंट एक गलत काम के लिए अपनी पॉलिसी को बदल दे रही हैं? तो 2-3 तरह की चीज़ें यहाँ आकर के टिक जाती हैं। जी। कुल मिला के आपको सिस्टम से लड़ना ही होता है और फुल प्रूफ मैनेजमेंट कहीं नहीं होता। आपको घोटाले अगर खोलने हैं तो एविडेंस है, आपके पास है, आपके साफ इरादे हैं, आपके पास पर्याप्त मात्रा में सबूत है और आपकी हिम्मत है, और फिर डर की बात ही नहीं होती। दबाव पड़ेंगे, लेकिन आप झुक गए तो झुक गए, और नहीं तो अगर एक बार नहीं झुके तो आपकी छवि जो है एस्टेब्लिश हो जाती है, तो आपको दोबारा कोई डराने भी नहीं आता। इसी से जुड़ा सवाल पूछूंगा, जैसे आप इस तरीके से चीज़ों से अगर आप डील करते हैं, चलिए ठीक है, आपके पास सारे सबूत हैं, आप उस सिस्टम से तो सामना कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे भी एक परिवार होता है। क्या उस परिवार के अंदर भी उनको भी कोई डर या ऐसा कुछ रहता है? उसको कैसे संभाल ले अगर कोई पत्रकार आगे ऐसा कुछ करता है तो? देखिए, पत्रकारिता की ही बात नहीं है, समाज में आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे, आप सही काम करेंगे तो आपके साथ सहयोग करने वाले लोग कम होंगे और आपको रोकने वाले ज़्यादा होंगे। पत्रकारिता इसलिए है चूँकि यहाँ ग्लैमर है, यहाँ एक्सपोजर बहुत है और यहाँ आप बिल्कुल सरफेस पे काम करते हैं। जो आप काम करते हैं वो काम आपका सबको दिखता है। अच्छा। तो जब दिखता है तो आपके सामने ये चुनौती होती है कि अगर हम भी गलत करेंगे, एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है कि अगर हम ही गलत काम करेंगे तो समाज में मैसेज बहुत खराब जाएगा। जी। तो जो परिवार की बात है, वो रिस्क तो इस समाज में सभी के लिए बना होता है। एक पुलिस वाला है, वो ड्यूटी कर रहा है, उसका भी रिस्क है। एक फौजी है, वो बॉर्डर पे है, उसका भी रिस्क है परिवार का। और रिस्क सब जगह होता है। मान लिया सरकारी सिस्टम में बैठा हुआ ही एक व्यक्ति अगर करप्शन कर रहा है तो रिस्क तो वहाँ भी है जी। वो भी किसी दिन फंस जाएगा, जेल चला जाएगा। तो पत्रकार का क्या है कि पत्रकार के साथ एक ही ड्रॉबैक है, उसकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो वहीं आके बहुत सारे पत्रकार डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, परिवार कैसे चलेगा, ये चलेगा, वो तमाम ऐसी चीज़ें जो सबके आम आदमी के सामने होती है वो पत्रकार के सामने भी होती है। लेकिन ये चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। अगर यही नहीं होगी तो सब निरस्ता हो जाएगी। बिल्कुल। आखिरी सवाल रहेगा सर, जो छात्र बहुत से ऐसे होते हैं जो अपने करियर को चुनने में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बार बार फेल भी होते हैं, आपका मैसेज क्या रहेगा उनके लिए? देखिए, ऐसा है कि कंफ्यूज तो होना नहीं चाहिए। जैसे हम हाई स्कूल पास करते हैं, अब यूथ को छोड़िए, हाई स्कूल पास करते हैं और अब तो दौर दूसरी तरह का है। अब तो जो नई जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी बहुत है, उसके पास समझ बहुत है। जब हम बचपन में थे तो हमसे ज़्यादा समझ आज के बच्चों को है। उनका कंसेप्ट क्लियर होता है। कहीं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी सोचते हैं एनडीए कर लो, कभी सोचते हैं सीडीएस कर लो, कभी सोचते हैं बीटेक कर लो, कभी सोचते हैं लॉ कर लो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 12th पास होते होते सबका मोटिव क्लियर हो जाता है, हमें कहाँ जाना है जी। तो और फिर रही भ्रम की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, उसका तो कोई स्थान नहीं है जीवन में। आप कितनी बार मिडिल पाथ ढूंढेंगे, मध्य मार्ग हर बार आपको नहीं मिलेगा। आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर आप उस रास्ते को नहीं चुन रहे हैं तो फिर इस समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं है। आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आप अगर यही तय नहीं कर पाएंगे कि आपको करना क्या है तो फिर आप क्या करेंगे? जी। तो ये सब बातें बेमानी है। और जो कन्फ्यूजन, भ्रम और कुछ समझ में नहीं आना, ये एक पखवाड़ा होता है, ये पूरी जीवन नहीं चलता जी। तो उससे उबर जाओ, आगे बढ़ जाओ। लेकिन पहले कुछ खुद सोचना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है। जी। मंजिल हम ही तय करेंगे, हमारी मंजिल कोई दूसरा तय नहीं करेगा। तो अगर हम मंजिल ही तय नहीं कर रहे हैं तो रास्ते हमारे लिए कहाँ हैं? बिल्कुल। और मध्य मार्ग तो एक ऐसा होता है, यार इधर भी नहीं जाना है, चलो चलो इधर ही चलते हैं। अगर इधर नहीं जा रहे और इधर भी नहीं जा रहे, चलो यार सीधे ही चलते हैं। तो वो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा नहीं होता। कैरियर बहुत छोटी चीज़ है और ज़िंदगी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो आपको अपना रास्ता तो चुनना ही है, अपनी मंजिल तय करनी है कि मुझे वहाँ उस छोर पे जाना है और उस पर जाना ही है।
तो आपके आपके इरादे बहुत नेक हैं, आपका दृढ़ निश्चय है और आपके भीतर स्वाभिमान बरकरार है, तो आप चले जाएंगे। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि चाहे सामाजिक ज़िंदगी हो, चाहे दूसरी भी हो, चाहे तीसरी भी हो, किसी भी तरह की हम जो भी लाइन लेकर के चलते हैं, आप अगर ये समझते हैं कि इस सेक्टर में जाकर के बहुत ही कंफर्ट है, हम कंफर्ट हो गए हैं, Comfort तो यहाँ कहीं- कुछ नहीं होना है, तो कंफर्ट जोन कहीं नहीं कहीं होता। नहीं है। आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं तो अपने घर बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने इतने अच्छे विचार हमारे सामने रखे। तो ये थे हमारे साथ अजीत राठी जी। उम्मीद करते हैं अगर आप एक पत्रकार बनना चाहते हैं तो ये वार्तालाप आपके भविष्य में जरूर काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।